नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आंध्रा शुगर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, आज इस स्टॉक के अंदर देखो, इस वीडियो के अंदर आज हम एक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम स्टॉक का आज यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज की बारीकी से मैं आपको पूरा फंडामेंटल करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कोई भी यहाँ पे कैंडल चार्ट आपको नहीं दिखाने वाला। मैं यहाँ पे आपको इसके डेटा के बेस पे, साथ में जो इनकी एक्सेल शीट्स है उनके बेस पे स्टॉक का फंडामेंटल करूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है उसका पैटर्न क्या है, साथ में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 वीक में कितना मिलेगा, 1 मंथ में कितना मिलेगा, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, साथ में 1 साल से लेके 5 साल तक हर एक टाइम पीरियड का अलग अलग आपको रिटर्न में आपको बताऊंगा कितने कितने टाइम पे कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। साथ में इक्विटी के ऊपर कितना आपको रिटर्न मिलेगा, साथ में जो आपकी कैपिटल है उसके ऊपर कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में बात करेंगे स्टॉक के ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी के बारे में, साथ में क्वार्टरली रिजल्ट की परफॉर्मेंस के बारे बात करेंगे, साथ में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको लेके भी यहाँ कुछ डिस्कशन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे काफी कुछ टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। अगर आप इस स्टॉक के अंदर आपने कोई भी होल्डिंग कर रखी है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ वो एनालिसिस आज तक आपको कभी देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा डीपली एनालिसिस होने वाली है। ठीक है, आप कोई भी पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हो, काफी जबरदस्त लेवल पे आपको डीपली एनालिसिस स्टॉक के बारे में मिलेगी, जिससे आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस आप निकाल सकते हो किसी भी स्टॉक की, कि भाई उस स्टॉक के अंदर कब पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, उसका स्कोप कितना है। देखो, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तक आप अगर देख के चले जाते हो तो उसका मतलब ये है कि भाई आप एक गुड लिसनर नहीं हो। ठीक है, आप किसी भी नॉलेज को गेन करने के लायक नहीं हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी नॉलेज को स्टार्टिंग में 2-3 मिनट तक तो यही होता है कि भाई एक जो स्टॉक है उसका जो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वही होता है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बात कर रहे थे आंध्रा शुगर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अगर इसके करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 110 रुपए इस टाइम करंटली शेयर प्राइस है, साथ में 2 रुपए 28 पैसे के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट के अपने एक पॉजिटिव मोमेंटम में लग गया। साथ में एक अपर सर्किट की तरफ ये स्टॉक काफी तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, साथ में अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 2.11% का एक जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिला। स्टॉक लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम से आगे बढ़ रहा है, जल्दी ही आपको एक अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 82 रुपए से 92 रुपए से चल के 128 रुपए 99 पैसे के आसपास गया था, मतलब 129 रुपए के नियर बाई ये स्टॉक गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो रिटर्न है, एक मतलब रिटर्न होना चाहिए, वो रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि शुगर मिल्स की मैंने जितनी भी यहाँ पे एनालिसिस वगैरह की है सभी स्टॉक्स के अंदर लगभग सेम यही सिनेरियो देखने को मिलता है। शुगर मिल्स कंपनी के अंदर जो रिटर्न्स होते हैं वो काफी कम देखने को मिलते हैं। पिछले साल की बात करें तो 92 रुपए से चल के ये स्टॉक सिर्फ 129 रुपए के आसपास गया है। तो देख सकते हो आप कि भाई मतलब मात्र इसमें यहाँ पे 38-40 रुपए का ही मतलब एक देखा जाए तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पे जो रिटर्न है काफी कम है। ठीक है, और इस रिटर्न के पीछे क्या सबसे बड़ी वजह है वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। साथ में स्टॉक के अंदर डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस हो रखा है जो 0.90% के आसपास रहा है। इस साल इन्होंने एक अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड वगैरह भी दिया है। साथ में अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो 21.75 है, मतलब यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा एवरेज है। ठीक है, एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में अगर स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें जिससे हमें पता चलेगा कि भाई कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो कैसी है, साथ में जो सेल्स एक्टिविटी है वो कैसी चल रही है, तो उसके लिए क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट को देखना काफी जरूरी है। अगर कंपनी के जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है 480 करोड़ के आसपास है। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन, ईयर टू ईयर अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे आपको 2.5% की जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलती है। एक जबरदस्त मतलब गिरावट इस रिवेन्यू में आपको देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 14 करोड़ के आसपास आपको नेट इनकम देखने को मिलती है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 29% की एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 3.08% का इंक्रीमेंट है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको
28% की गिरावट देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो रिवेन्यू सही है, लेकिन अगर लास्ट ईयर की अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो इस स्टॉक से इस क्वार्टर से काफी ज्यादा बेहतर थी। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी और डीपली एनालिसिस के बारे में, देखते हैं यहाँ पे पिटारे में क्या निकल के आता है। सबसे पहले स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करते हैं। देखो जिस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये स्टॉक है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। मार्केट कैपिटल वैल्यू का कम होना और ज्यादा होना ये काफी बड़े फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। अगर किसी भी स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो कुछ ज्यादा ही हो जाती है तो वहां पे आपको स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। ज्यादातर बंदे ये सोचते हैं मार्केट कैपिटल ये होता है कि कंपनी ने मार्केट से कितना पैसा यहाँ पे रिटेल से उठा रखा है। एक्चुअली वो चीज तो होती है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है वहां पे इन्वेस्टर्स की संख्या ज्यादा है और प्रमोटर वहां पे कम है। तो जहां पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा मिल गए तो वहां पे स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह से धीमी पड़ जाती है। ठीक है, अब एक सबसे बड़े की फैक्टर्स के बारे में स्टॉक में हम बात करेंगे, वो की फैक्टर है आरओई। ज्यादातर बंदों को पता नहीं होता कि आरओई क्या होता है। देखो आरओई का मतलब होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप एक साल तक कोई भी इक्विटी को होल्ड करते हो तो उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आरओई शो करता है। यहाँ पे आपको 4 रुपए 47 पैसे के आसपास आरओई देखने को मिलता है। साथ में अगला पॉइंट आता है आरओसीई। आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, कि आपको कैपिटल के बेस पे कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको 6 रुपए 73 पैसे के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा कैपिटल के बेस पे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 116 रुपए 69 पैसे के आसपास है, जबकि अगर स्टॉक के शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे शेयर प्राइस 110 का है, जबकि जो बुक वैल्यू है वो 116.79% के मतलब 116 रुपए 79 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो जो इसकी बुक वैल्यू है वो कहीं ज्यादा है इसके शेयर प्राइस से। शेयर प्राइस यहाँ पे कम है और जो बुक वैल्यू है ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी पहले से ही एक बड़े घाटे के अंदर चल रही है। यहाँ पे फिर भी पॉजिटिव मोमेंटम कंपनी ने दिखा रखा है। ये सिस्टम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि एक नेगेटिव मोमेंटम के होते हुए कंपनी काफी ज्यादा मतलब एवरेज प्राइस से काफी नीचे चल रही है, फिर भी यहाँ पे कंपनी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कंपनी या तो कोशिश करेगी कि अपना जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा शेयर प्राइस यहाँ पे हो। देखो मोस्टली कंपनी जो होती है बुक वैल्यू से नीचे कभी नहीं आती। बुक वैल्यू से अगर नीचे आ जाती है कंपनी तो कंपनी में एक बड़े लॉस होने के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टर्म में कोई भी रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो बुक वैल्यू को एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लो मैंने 100 शेयर खरीद लिए 50 रुपए के हिसाब से और 100 शेयर खरीद लिए 100 रुपए के हिसाब से, तो मेरे जो एवरेज बनेगी वो 75 रुपीज के आसपास बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर स्टॉक मेरा 75 से ऊपर रहा तो मैं पॉजिटिव मोमेंटम में मतलब एक पॉजिटिव प्रॉफिट मुझे देखने को मिलेगा। मेरा जो प्रॉफिटेबल मेरा पोर्टफोलियो चलेगा। अगर मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो 75 रुपए से कम हो जाता है तो मुझे अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो बुक वैल्यू होती है वो एक एवरेज होती है। अब तक जो भी स्टॉक यहाँ पे लाइफ टाइम स्टॉक जितने भी खरीदे और बेचे गए उसकी जो एवरेज है, ठीक है, वो यहाँ पे बुक वैल्यू बोली जाती है। तो अब तक शेयर्स के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग हुई है जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेके अब तक, तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू बन रही है जो एक एवरेज बन रही है वो 116 रुपए 79 पैसे के आसपास बन रही है। तो आप कह सकते हो कि बुक वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है और स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो कम है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पाएगा। मेरे तो समझ में ये नहीं आता कि बुक वैल्यू से भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर इससे नीचे ट्रेड कर रही है तो या तो कंपनी यहाँ पे जबरदस्त मूवमेंट दिखाने वाली है और अपने जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा जाने वाली है। और अगर मान लो ये बुक वैल्यू के नीचे और ज्यादा यहाँ पे आपको एक गिरावट अगर देखने को मिलती है तो आप समझ सकते हो कि जब भी कोई भी कंपनी बुक वैल्यू से नीचे चली जाती है तो या तो उसकी धज्जियां उड़ जाती है या फिर कंपनी बिकवाली के मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है या कंपनी जल्दी ही आपको डीलिस्ट होती हुई मार्केट में नजर आएगी। लेकिन उसके अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो इतना खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में। देखो फेस वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन केस ऑफ कंपनी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, कंपनी बिकवाली आ जाती है, कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो आपको यहाँ पे रिकवरी के लिए कितना अमाउंट मिलेगा। मान लो आपने कोई शेयर खरीद रखा है 100 रुपए का और कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से कितनी रिकवरी मिलेगी। तो आपको यहाँ पे 2 रुपए रिकवरी मिलेगी पर शेयर के हिसाब से। चाहे आपने शेयर वो 50 रुपए का खरीदा हो या 100 का खरीदा हो या 150 का खरीदा हो, लेकिन अगर आपका स्टॉक जीरो हो जाता है डिलिस्टिंग के दौरान
तो आपको यहाँ पे फेस वैल्यू के बेस पे आपको यहाँ पे रिकवरी मिलेगी, 2 रुपए पर शेयर आपको मिलेंगे एज ए रिकवरी। ठीक है, तो देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो फेस वैल्यू है वो इतनी कंसीडर की नहीं जाती, क्योंकि बंदे या इन्वेस्टर जो भी होते हैं वो फेस वैल्यू के बेस को या फेस वैल्यू को देख के कभी भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। और इस तरह की न्यूज़ अगर मार्केट में कभी भी आती है तो बंदे वहाँ पे सोल्ड आउट करके अपना स्टॉक निकल लेते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट के साथ यहाँ पे सोल्ड आउट करके निकल लेते हैं, कुछ लोग 2-4 या 5-10 रुपए ऊपर नीचे करके और वो लॉस प्रॉफिट के साथ निकल लेते हैं। 2 रुपए तक का यहाँ पे कोई वेट नहीं करने वाला। ठीक है, इसी वजह से इसको कंसिडर नहीं किया जाता स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन के तहत एक फेस वैल्यू देनी होती है कि भाई इन केस ऑफ अगर कोई कंपनी डिलिस्ट हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो उस केस में रिकवरी के तौर पे क्या कुछ मिलेगा बंदों को। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखने की बात, रिटर्न के बारे में बात करते हैं। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो भी यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ होल्ड करते हो तो भी आपको यहाँ पे कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 4 महीने 6 महीने के लिए कम से कम होल्ड करते हो तब आपको यहाँ पे नियर बाई 17% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप इसे 9 महीने होल्ड करते हो तब भी आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पे 1 ईयर में भी कोई रिटर्न नहीं है, 2 ईयर होल्ड करने का भी कोई रिटर्न नहीं है, 3 ईयर अगर आप होल्ड करते हो तो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कोई रिटर्न नहीं है। अगर आप 4 साल इसको होल्ड करते हो तो यहाँ पे नियर बाई 79% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर इस स्टॉक को 5 साल तक होल्ड करते हो तो आपको 90% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्टॉक के अंदर रिटर्न बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले कहा था कि जो इसकी बुक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह के केस में कंपनी कभी अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती। साथ में इसकी होल्डिंग के ऊपर बात करेंगे तो होल्डिंग में भी अच्छा बुरी तरह से यहाँ पे बैंड बजता हुआ मिलेगा। यहाँ पे प्रमोटर्स की और जो पब्लिक के इन्वेस्टर्स है लगभग उनकी जो होल्डिंग है लगभग बराबर आपको देखने को मिलेगी। अगर एक स्टॉक और हम इसको लेके चलते हैं इसी चीज़ को समझाने के लिए, एमआरएफ का स्टॉक यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। देखो इसकी जो बुक वैल्यू है वो 39,000 के आसपास है, जबकि शेयर प्राइस जो है वो 1,40,973 है। देखा जाए तो इसका जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से कम 2 या 3 गुना के आसपास है। 2 गुना तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, 2 गुना से तो काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो इसकी जो बुक वैल्यू है इसके शेयर प्राइस से कम 3 या 4 गुना कम है। ठीक है, तो ये एक अच्छा फंडामेंटल हो सकता है। यहाँ पे रिटर्न भी अच्छा है। यहाँ पे देखो इक्विटी के अंदर रिटर्न भी अच्छा है, आरओसी भी ज़बरदस्त मिल रहा है। साथ में यहाँ पे देखो हर एक टाइम पीरियड पे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आंध्रा शुगर के अंदर यहाँ पे कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कभी भी बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करना। क्योंकि देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप सिप को स्टार्ट कर लो। कोई भी एक सिप ले लो, 500 रुपये, 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, कितने भी कस्टम अमाउंट की कोई भी सिप ले सकते हो। जैसे कोई आदमी, ज़्यादातर बंदों को पता नहीं होता भाई सिप क्या होता है। ये एक तरह से प्रोसेस होता है, जैसे आप एफडी वगैरह करवाते हो, ठीक है, या एलआईसी वगैरह करवाते हो, या कोई भी मतलब आप पॉलिसी लेते हो तो उसमें आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे इंस्टॉलमेंट देना होता है। ठीक है, ऐसे सिप होती है, इसमें 500-700 रुपये से आप कोई भी सिप स्टार्ट कर सकते हो। और एक हर महीने या 2 महीने, 3 महीने या किसी भी महीने, 6 महीने या साल के अंदर आपको एक इंस्टॉलमेंट डेट फिक्स कर लो कि भाई हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा सिप की। तो ऑटोमेटिक उस टाइम पीरियड पे आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जैसे ही आपको जिस दिन निकाल रहा है, मान लो आपको 4 साल के बाद निकाल रहा है, तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो साथ में जो भी आपका रिटर्न बन रहा है वो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे इमीडिएट। ठीक है, तो इस तरीके से सिप काम करती है। तो सिप में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो 3 इयर्स तक यहाँ पे कोई भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं है। यहाँ पे जो रिटर्न है वो 4 इयर्स में और 5 इयर्स के अंदर है। तो इसलिए अगर कोई भी बंदा इस स्टॉक के ऊपर पैसा लगा रहा है, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहा है, तो आप यहाँ बिल्कुल जरूर आप लॉस लेके जाओगे। और मैं कह सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में लॉस के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। ये भी काफी मेजर फैक्टर है कि भाई यहाँ पे जो शेयर है उसकी होल्डिंग किस किसने ले रखी है, सबसे ज्यादा माल किसने दबोच रखा है और किसके पास सबसे कम माल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें प्रमोटर की, तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 47.08% था, जो इस साल बढ़कर 47.19 के आसपास हो गई। मतलब देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है।
और अगर बात करें यहाँ पे DII की, तो DII की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है, ना ही पूरा लास्ट ईयर में यहाँ पे कोई होल्डिंग है और ना ही करंट ईयर में कोई भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। साथ में अगर FII की बात करें तो लास्ट ईयर में यहाँ पे जो होल्डिंग थी 3.55% के आसपास थी, जो इस साल घट के 2.92% के आसपास हो गई। मतलब मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई थी कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार 3 महीने से FII ने एक बड़े लेवल पे बिकवाली की है, जिसमें 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर FII का जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, जिसका एक मेन रीज़न था इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट का। ठीक है, और बात करें अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स में अगर लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 49.37% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स थे, जो इस साल बढ़कर यहाँ पे 49.89% हो गए। अगर देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ गई, साथ में यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है इनकी होल्डिंग बढ़ गई, साथ में जिनकी होल्डिंग गिर गई वो या तो FII है, ठीक है, गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे कोई है नहीं, DII की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। ठीक है, तो प्रमोटर्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, साथ में FII के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न बोलता है कि भाई, जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई क्या यहाँ पे होल्डिंग होनी चाहिए, तो कम से कम प्रमोटर 30% के आसपास तो होने जरूरी है किसी भी स्टॉक को चलाने के लिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अगर 30% से ज्यादा अगर यहाँ पे प्रमोटर्स आपको मिलते हैं तो आपका स्टॉक ताबड़तोड़ यहाँ पे भागेगा, एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पे देगा। अगर आपके स्टॉक के अंदर 30% से कम होल्डिंग आती है किसी भी प्रमोटर की, तो वहां पे आपको शेयर लगातार नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है अब तक की सबसे बड़ी अपडेट इस स्टॉक को लेके। स्टॉक था आंध्रा शुगर को लेके, यहाँ तक की सबसे बड़ी अपडेट। अगर देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में कोई भी यहाँ पे रिटर्न नहीं है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रिटर्न है, लेकिन रिटर्न की जो वैल्यू है वो भी काफी कम है। तो आप यहाँ पे सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सिप के अलावा मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में कोई भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखा जाए तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो भी काफी कम है इसके शेयर प्राइस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो देखो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आंध्रा शुगर को लेके और उसके डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी हम डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को रूबरू करवाते रहे, इंफॉर्मेटिव रहे, साथ में अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।